हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राजधानी। आज ही हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं कीटों का प्रभुत्व। क्या पढ़ रहे हैं? कीटों का प्रभुत्व, यानी इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं इंसेक्ट डोमिनेंस। अब देखिए, इंसेक्ट शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर जिस क्लास की हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो इंसेक्टा की डोमिनेंस बात कर रहे हैं। हमने आर्थ्रोपोडा की क्लासेस पढ़ी थी। इंसेक्टा में ही तो इंसेक्ट्स आते हैं। ओके, तो इंसेक्टा क्लास का डोमिनेंस किस प्रकार है, यानी वो किस प्रकार से प्रभुत्व कर रखे हैं इस पृथ्वी पर और अन्य स्पीशीज की तुलना में। ओके, तो उसके बारे में ये बात है। और ये प्रभुत्व जो है वो संख्या के आधार पर है। अब इसे पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं। कीट पृथ्वी पर सबसे प्रबल प्रजातियां हैं क्योंकि वे लगभग 480 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे और 1.7 मिलियन जीवित प्रजातियों में से 0.95 मिलियन प्रजातियां कीटों की हैं। क्या हैं? कीटों की कितनी हैं? 0.9.5 मिलियन प्रजातियां, और कुल प्रजातियां कितनी हैं? 1.7 मिलियन है। आप समझ सकते हैं ये कितनी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें ये उत्पन्न कितने साल पहले हुए, तो 480 मिलियन वर्ष। कितना ज़्यादा है ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके बाद जो क्लास इंसेक्टा है उसमें हम ऑर्डर के हिसाब से किस ऑर्डर की कितनी संख्या है उसकी बात करेंगे। देखिए, हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था किंगडम आता है, किंगडम के बाद सब किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम आता है, उसके बाद सब फाइलम्स, उसके बाद आती हैं हमारी क्लासेस में हम इंसेक्टा की बात कर रहे हैं। अब जो क्लास होगा उसके बाद आते हैं ऑर्डर्स। और इंसेक्टा में कितने ऑर्डर्स हैं? तो 7 ऑर्डर हैं। पूरे कितने ऑर्डर आते हैं? 7 ऑर्डर आते हैं। इन सातों में कितनी संख्या है कीटों की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो पहले जिस ऑर्डर की बात करने वाले हैं वो है कोलियोप्टेरा। देखिए, कोलियोप्टेरा इस तरह एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि कोलियोप्टेरा में कौन कौन से आ जाते हैं कीट, तो बीटल्स आ जाते हैं और वेविल्स आ जाते हैं। तो कोलियोप्टेरा में संख्या कितनी है प्रजातियों की? तो वो है 3,50,000 प्रजातियां। कितनी है? 3,50,000 प्रजातियां कोलियोप्टेरा में पाई जाती हैं। अब दूसरे ऑर्डर को देखते हैं। देखिए, इसके बाद नंबर 2 पर जो है वो है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आते हैं तितलियां और कीट। तितलियां ही याद रखिए, कीट तो ऐसे एक ब्रॉड टर्म हो गया या फिर बड़ा शब्द हो गया जिसमें तितलियां, मधुमक्खियां, ये सभी आ जाती हैं। सिर्फ तितलियां याद रखनी, ये मिस्टेक है। तो लेपिडोप्टेरा में अगर प्रजातियों की संख्या की बात करें हम, तो वो 1,60,000 है। कितनी है? 1,60,000 है। उसी तरह जो तीसरा ऑर्डर है वो है हाइनोप्टेरा। इसमें आ जाती हैं मधुमक्खियाँ, ततैया, चींटियाँ। ये इनकी प्रजातियों की संख्या की बात कर लें तो 1,20,000 प्रजातियाँ हैं। उसके बाद आता है डिप्टेरा। इसमें मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आते हैं। इसमें भी 1,20,000 प्रजातियाँ हैं टोटल। उसके बाद आता है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में बग्स आते हैं। ओके, बग्स, इस हेमिप्टेरा में जो प्रजातियों की संख्या है वो 98,000 है। कितनी है? 98,000 प्रजातियों की संख्या है। उसके बाद आता है आर्थोप्टेरा। आर्थोप्टेरा में टिड्डे आते हैं, झिंगुर और लोकस्ट आते हैं। उसके इनमें प्रजातियों की संख्या बात करें तो 20 है। भैया, अब आप एक चीज पूछ सकते हैं कि भैया अभी आपने कहा था कि जो क्लास इंसेक्टा है उसमें 7 आपने बताई थी। कितनी बताई थी? 60 ऑर्डर्स बताए थे, लेकिन आपने यहाँ पर तो 6 लिख रखे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज है, वो है कि 7वां जो हमारा ऑर्डर है वो विलुप्त हो चुका है। अब उसके जो जीव हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें उसे शामिल नहीं किया है। अब बात करेंगे आगे कि कीटों का प्रभुत्व किन कारणों से है। ये तो पढ़ लिया हमने कि इसकी संख्या इतनी है, इसकी संख्या इतनी है, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, ये नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब इनकी प्रजातियों की संख्या घट क्यों नहीं रही, अन्य की तुलना में अधिक क्यों है। तो इनके कारण जो हैं वो उनकी बात करेंगे। क्या है ये हेडिंग पढ़ते हैं पहले। कीटों के प्रभुत्व के कारण, कीटों के प्रभुत्व के कारण, यानी रीजन फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस।
तो पहला जो है वो है उड़ान की क्षमता। क्या? उड़ान की क्षमता। अब देखिए कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। अब एक चीजें हमने देखी हैं अपने बचपन से, हमने सुपर हीरोज की कहानियां देखी होंगी, या सुपर हीरोज जैसे बालवीर हो गया, आयरन मैन हो गया, सुपरमैन हो गया, ये सभी चीजें जो हैं ये उड़ सकने में कैपेबल हैं। यानी इन्हें हम क्या मानते हैं कि ये शक्तिशाली हैं। और ये क्यों शक्तिशाली? क्योंकि ये उड़ सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद को बचा सकते हैं, और कहीं पर जल्दी से पहुंच सकते हैं, और यानी अपने आप का विस्तार कर सकते हैं। ये चीज होती है। ये एक ऐसे समझने का प्रयत्न, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं। इसी तरह आप कीटों को समझिए। अब ये कीट क्या है? जब ये उड़ सकते हैं तो पर्यावरण में तेजी से कहीं भी फैल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात शत्रुओं से बच भी सकते हैं, क्योंकि ये उड़ सकने में कैपेबल हैं। और उड़कर किसी भी स्थान पर भोजन की खोज करने में भी तो सक्षम बनाता है इन्हें ये। इसके बाद जो इनका दूसरा कारण है जो इनके प्रभुत्व को स्थापित करता है वो है अधिक अनुकूलता। क्या है? अधिक अनुकूलता। देखिए अनुकूलता और छोटा आकार, इसकी बात करें तो अनुकूलता का मतलब ही होता है कि कम संसाधनों में और किसी पर्यावरण में ढल जाने की क्षमता। और छोटा आकार, तो जितने छोटे आकार का जीव होगा क्या होगा? उसकी अनुकूलन क्षमता उतनी अधिक होगी, क्योंकि उसे उतने कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं हमारे डायनासोर्स, और जो छोटे उस समय जो चूहों के पूर्वज थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वो एक ही समय पर एग्जिस्ट करते थे। तो जब उल्कापिंड आया तो डायनासोरस नष्ट हो गए, मर गए, लेकिन वो बच गए। क्यों? क्योंकि वो छोटे थे आकार में, और उन्होंने जल्दी अपने आप को अनुकूल बना लिया और पृथ्वी के नीचे गड्ढे करके रहने लगे, इसलिए वो बच पाने में कैपेबल हुए। इसकी पढ़ के देखते हैं थोड़ा सा, तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अधिकांश कीट आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें निम्नलिखित शारीरिक और पारिस्थितिक लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए आकार में छोटे हैं इसलिए शारीरिक और पारिस्थितिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन वो लाभ हैं कौन कौन से वो पढ़ते हैं हम। तो पहला जो लाभ है वो आकार में छोटे होने के कारण वे आसानी से छिप सकते हैं, शिकारी से बच सकते हैं, और दूसरा जो लाभ है वो कम संसाधनों में जीवित रह सकते हैं। क्या है? कि कम संसाधनों में जीवित रह सकते हैं, और कई अलग अलग पर्यावरणों में आसानी से संयोजित हो सकते हैं, समायोजित हो सकते हैं। यानी कि वही बात है कि किसी अगर उन्हें अदर वातावरण में जाना पड़ा तो वो अपने आप को जल्दी से ढाल लेते हैं, यानी समायोजित हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे कारण की, जो कि है बाह्य कंकाल की उपस्थिति। क्या है? बाह्य कंकाल की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सोस्केलेटन को समझा देता हूं जिससे आप इस टॉपिक को समझ सकें। अदरवाइज इसके तुरंत बाद ही हम एक्सोस्केलेटन का ही लेक्चर लाने वाले हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये हेड है और ये थोरैक्स है, ये हेड थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसे, ये थोरैक्स है, और ये एब्डोमेन है। क्या है? ये एब्डोमेन है। ये कोई इंसेक्ट है, ये हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है लास्ट वाला। अब इसके चारों ओर ऐसे एक संरचना बनी होती है जो बॉडी, हम बॉडी वॉल कहते हैं इसे। यही हमारा है एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, और इसे इंटेगुमेंट्स भी कहा जाता है। इन्हें किन किन टर्म से जाना जाता है? तो ये स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, बॉडी वॉल एंड इंटेगुमेंट, ये 3 टर्म से जाने जाते हैं। ओके, अब इसे मैं थोड़ा, आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है। तो ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ये क्या कहता है? बाहरी परत होता है। मैंने फिगर के रूप में बताया ये क्या है? सबसे बाहरी परत है, और इससे ही क्या होता है? ढका होता है। इससे ही ये ढका होता है, और ये क्यूटिकल होती है इसकी सबसे बाहरी परत। एक्सोस्केलेटन भी कई पार्ट्स, लेयर्स में डिवाइड होता है, तो इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है क्यूटिकल होती है, और ये बनी जिससे होती है वो काइटिन से बनी होती है। चिटिन लिखा हुआ है लेकिन इसे काइटिन पढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ। और ये
क्यूटिकुलर प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? क्यूटिकुलर प्रोटीन से बनी होती है। ये हल्की होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है और लचीली होती है। देखिए, अगर हम बात करें क्यूटिकल की तो ये नॉन लिविंग होती है, ये सॉरी नॉन सेलुलर होती है। नॉन सेलुलर होती है तो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। और काइटिन वगैरह के बारे में हम ज़्यादा से डिटेल्स में इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन काइटिन रिलीज कहाँ से होता है तो ये सब चीज़ें अगले लेक्चर में हमें अच्छे से पता चल जाएंगी। यह कीटों के बाहरी खतरों से बचाती है और उनके शरीर को सहारा देती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी को, और प्लीज़ लेक्चर पर छोटा सा कमेंट करिएगा, प्यारा सा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारे जो वीडियो की रीच होती है वो बढ़ जाती है और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हमें लगातार लेक्चर लाने का मोटिवेशन होता है। प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे पिछले सालों से बढ़ नहीं रहे हैं, मोटिवेशन काफ़ी कम हो जाता है। और 2 साल हो गए हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो प्लीज़ हेल्प करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। अब बात करते हैं निर्जलीकरण यानी पानी की कमी के प्रति प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस टू डेजिकेशन। अब देखिए, डेजिकेशन क्या होता है? डेजिकेशन वही होता है कि शरीर की, अब टर्म्स आ रहे हैं तो उन्हें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। डेजिकेशन ही होता क्या है कि जैसे हम लोग होते हैं, पानी पीते हैं, गर्मी पड़ती है, हमारा पानी जो होता है शरीर का वो पसीने के थ्रू या फिर विभिन्न कारणों से, जैसे बाथरूम वगैरह करते हैं तो पानी निकल जाता है। क्या करता है? निकल जाता है। और ये डेजिकेशन वही होता है कि वो प्रिवेंट कर लेता है। इनका जो क्यूटिकल होती है, हमने अभी बताया मैंने, जो स्केलेटन में ये क्यूटिकल होती है, प्रिवेंट करती है इसमें पानी के निकलने से। क्या करती है? यानी ये पसीने के रूप में पानी को निकाल नहीं देते अपने शरीर से, यानी यही इनकी प्रतिरोधकता है। इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। कीट अपने शरीर से पानी की कमी को रोकने और जल संरक्षण के कई अनुकूलन विकसित कर चुके हैं। अब वो अनुकूलन कैसे हैं? जैसे पानी की हानि को रोकना। क्या? पानी की हानि को रोकना, यानी एपिक्यूटिकल वैक्स परत, यानी एपिक्यूटिकल। देखिए, जब हम क्यूटिकल पढ़ेंगे तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एपिक्यूटिकल, दूसरा प्रोक्यूटिकल। तो एपिक्यूटिकल जो होती है वो बनी होती है उसमें वैक्स परत होती हैं। जो दूसरा कारण है वो बंद हो सकने वाले स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? जैसे हमारा ये नाक है, क्या है? ये हमारी नाक है। हम जब छींकते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ड्रॉप्स वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। क्या होते हैं? ये निकलते हैं, सांस लेते हैं, निकल जाते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या, पानी की हानि है। उनका शरीर ही इतना छोटा है भाई, उनसे पानी की हानि तो बर्दाश्त होगी नहीं इस तरह की। तो ये बंद हो सकने वाले स्पाइरिकल्स होते हैं, जिनसे कि ये जब कुछ ऐसा करते हैं तो इनसे पानी नहीं निकल पाता है। उसके बाद जल संरक्षण, और एक तो पानी की हानि को रोकते हैं, ऊपर से जल संरक्षण किस प्रकार करते हैं? तो वो उपापचय जो होता है, मेटाबॉलिक वाटर, उससे उपयोग कर सकने में कैपेबल होते हैं। ये इनकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि मेटाबॉलिक वाटर को भी उपयोग कर लेते हैं। और जो इनका मल होता है, क्या, इनके मल से जो इनका पानी अवशोषित कर लेते हैं, ये पुनः अवशोषित कर लेते हैं। और जो नाइट्रोजन अपशिष्ट भी निकालते हैं, उसमें भी बहुत कम पानी का उपयोग करते हैं। ये इस तरीके से पानी को बचाए रखते हैं अपने आप में। उसके बाद इनकी बात करेंगे हम, ट्राइकियल श्वसन तंत्र। क्या? ट्राइकियल श्वसन तंत्र यानी ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा। कीटों में विशेष प्रकार श्वसन तंत्र पाए जाते हैं जिसे ट्रैकियल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकियल प्रणाली कहा जाता है। भाई ये सब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो बताया जा रहा है वो याद रखिए, हल्के में मत लीजिए कि सिर्फ सेमेस्टर, बाद में यही जाके पढ़ना है आपको। और एक चीज़, अच्छा मैं अब बता ही रहा हूँ तो आप बताइए आप मुझे कि मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है। नॉर्मल वाटर और मेटाबॉलिक वाटर में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह प्रणाली सक्रिय ऊतकों को सीधे ऑक्सीजन प्रदान कर सकती है। क्या करती है? ऊतकों को सीधे ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिससे कीट अधिक ऊर्जा
प्राप्त कर सकते हैं। और इसी में श्वसन तंत्र में जो अगला बिंदु है वो है स्पाइरिकस श्वसन छिद्र, हवा को अंदर जाने देते हैं और पानी की हानि को नियंत्रित करते हैं। वही चीज मैंने जो भी आपको पहले बताई थी कि ये सिर्फ हवा को अंदर जाने देते हैं, लेकिन उससे जो पानी निकलता है उससे नियंत्रित कर लेते हैं, यानी पानी को बाहर नहीं जाने देते। अब जो अगली विशेषता है इन्हें जो इनके प्रभुत्व को स्थापित करने में सहायक होती है वो है उच्च प्रजनन क्षमता। देखिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? उच्च प्रजनन क्षमता की जो दीमक होती है क्वीन टर्माइट वो 6000 से 7000 अंडे देती है। 6000 से 7000 बहुत अधिक होती है। और यह प्रक्रिया देखिए ये 15 वर्ष दे रखा है, हालांकि 15 वर्ष नहीं होता है, ये मिक्स डाटा है। ये 15 दिन हो सकता है तक जारी रहता है। ये जो प्रक्रिया है 15 दिनों तक जारी रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्न एफिड की, किसकी? कॉर्न एफिड की, तो इसकी जो मादा होती है वो 16 निम्स यानी शुष्क कीटों को पैदा कर सकती है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये 16 दिनों में वयस्क बन जाते हैं। यानी ये जो इस प्रक्रिया में जो 16 निम्स उसने पैदा किए हैं वो 16 दिनों में अडल्ट भी बन जाते हैं। उसके बाद वो भी प्रजनन करेंगे, वो भी तो अदर शिशुओं को जन्म देंगे। कीटों में अंडा जनन और जीवनन के अलावा कुछ विशेष प्रकार के प्रजनन भी देखे जाते हैं। देखिए साधारण प्रजनन हम जानते हैं, लेकिन कीटों में कुछ विशेष प्रजनन की विधियां भी होती हैं जो उन्हें ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में सहायता करती हैं। वो है पॉलीएम्ब्रियनी। देखिए पॉलीएम्ब्रियनी आज एक अच्छा टॉपिक है बात करने के लिए। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। और एक एग्जाम्पल सीड साइंस में भी इसके पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता क्या है कि एक ही अंडे में कई भ्रूण विकसित हो जाते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी को ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली हम जब बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी में एक अंडा होता है, उसमें एक ही भ्रूण होता है, ठीक है, जिससे एक ही शिशु का जन्म होता है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें कई भ्रूण जन्म ले गए, मतलब उत्पन्न हो गए, तो उसे कई शिशु जन्म लेते हैं। ऐसे आप पॉलीएम्ब्रियोनी को समझ सकते हैं। उसी तरह एक आता है पार्थोजेनेसिस। देखिए पार्थोजेनेसिस क्या होता है कि बिना निषेचन के ही नया कीट उत्पन्न हो जाता है। सिर्फ कीट की बात नहीं होती यहाँ पर, अगर पौधों में बात करें तो सीड भी हो जाते हैं। क्या होता है जब बिना निषेचन के अगर कोई बीज या फिर कीट उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम पार्थोजेनेसिस कह देते हैं। अब इसी तरह होता है पेडोजेनेसिस। देखिए पेडोजेनेसिस एक अदर टर्म भी होता है पेडोफाइल। इससे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं पेडोफाइल क्या होता है कि देखिए अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ें एज ए इंडियन सोसाइटी हम लोग बात नहीं करते इन विषयों पर। पेडोफाइल क्या होता है कि जो लोग बच्चों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं उन्हें पेडोफाइल कहा जाता है। उसी से रिलेटेड याद रख लीजिए पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस भी वही होता है कि जब वो कम अवस्था में कीट होते हैं यानी अपरिपक्व अवस्था होती है उनकी, तब भी वो प्रजनन कर सकने में कैपेबल होते हैं, उनमें ये क्षमता होती है। इसके बाद जो अगला कारण है इनके प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वो है पूर्ण कारांतरण यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। देखिए जो लगभग 82% कीट होते हैं उनमें पूर्ण कार्यांतरण यानी होलो मेटाबोल्स से गुजरना पड़ता है। उन्हें किससे? पूर्ण कार्यांतरण से गुजरना ही पड़ता है। अब देखिए मेटामॉर्फोसिस जो होता है, मॉर्फोसिस की 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी कीट को अगर उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो उसे 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहले वो अंडे देगा, फिर अंडे से लार्वा निकलेंगे, फिर लार्वा से वो प्यूपा अवस्था में चला जाएगा, फिर प्यूपा अवस्था में जब चला जाता है तो उसमें प्यूपेशन के थ्रू अडल्ट बन जाता है, उसके बाद बनता है अडल्ट। उसी के बाद बात करें लार्वा वयस्क की खाद्य आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, जिससे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और उनकी उत्तरजीविता
दर बढ़ जाती है। देखिए अधिकतर क्या होता है कि लार्वा ज़्यादा क्षति पहुंचाता है हमारी फसलों को अडल्ट की तुलना में। ओके, क्या होता है, लार्वा ज़्यादा क्षति पहुंचा देता है। उसी की तरह जो अगला कारण है वो है सुरक्षा तंत्र की उपस्थिति। इनमें प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। अब उसमें कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो इन्हें शत्रुओं से बचा सकते हैं, उत्तरदीयता को बढ़ाते हैं? तो पहला छलावरण यानी कैमोफ्लाज, क्या है कैमोफ्लाज। दूसरा विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं ये, और मिमिक्री करते हैं। उसके बाद तेज गति से भागने में की क्षमता होती है। अब यहाँ पर आप मत ये कहिएगा कि बचाने में भागने की चीज़ क्या हो सकती है, हमें युद्ध करना चाहिए भागना। भाई ये जीवित रहने की बात हो रही है, यहाँ पर वो कीट हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं किसी भूमि के लिए, वो हालांकि भूमि के लिए ही करते हैं, वो अपने संसाधनों के लिए ही वो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन जहाँ पर वो दुर्बल है वो भाग सकने में भी कैपेबल होते हैं, अपने प्राण की रक्षा कर लेते हैं। मूर्खता में और साहस में अंतर होता है। इसके बाद बात करें हेक्सापोडा गति प्रणाली यानी हेक्सापोडा लोकोमोशन। देखिए एक चीज याद रखिए, जो ये हेक्सा होता है, क्या होता है हेक्सा, जो इतना शब्द है, इस हेक्सा का मतलब 6 होता है, क्या होता है, और पोडा का मतलब होता है लेग, क्या होता है लेग होता है, यानी 6 लेग्स वाला, यानी 6 पैरों वाला। ओके, क्या होता है 6 पैरों वाला। अब कीटों की 6 टांगे होती हैं, नॉर्मल बात है, शब्द से ही समझ सकते हैं, जिसका उपयोग चलते समय 3 टांगों का एक साथ संचालन करने में किया जाता है। विशेष 3 टांगे स्थिर रहती हैं, जिससे स्थिरता और संतुलन बना रहता है। यह प्रणाली उन्हें कठिन सतहों पर भी आसानी से चलने और शिकारियों से बचने में सहायता करती है। देखिए हेक्सापोडा, ये चीज याद रखिएगा कि सभी कीटों में 6 लेग्स होती हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी 6 ही होंगे। तो इस इंसेक्टा जो होती है, क्लास इंसेक्टा, इसे हेक्सापोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेक्सापोडा। इसी तरह अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, क्या आर्थ्रोपोडा की, उसी तरह आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, क्या होता है ज्वाइंट, और पोडा का मतलब होता है लेग, यानी ज्वाइंट्स लेग वाले जितने भी चीजें होती हैं उसे आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा हम हालांकि हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर रिवीजन के लिए बता दिया, याद रखिए, क्या दिक्कत है। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।